हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर जो था जोडीज़ फ़ोन, उसके सॉल्यूशंस। तो सबसे पहले आज हम करेंगे हमारी बुक के पेज नंबर 90 के ऊपर जो कॉम्प्रीहेंशन चेक है फर्स्ट पार्ट का, उसका सॉल्यूशंस करते हैं। ये देखिए, व्हाट हैड हैपेंड टू जोडीज़ फादर। जोडी के फादर को क्या हुआ था, इसका आंसर नोट कीजिए। जोडीज़ फादर हैड बीन बिटन बाय अ रैटल स्नेक। जोडी के पिताजी को एक रैटल स्नेक ने काट लिया था। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड द डो सेव पेनीज लाइफ। पेनी की जिंदगी डो ने कैसे बचाई। आंसर है इसका, द डोज लिवर एंड हार्ट were used to draw out the poison from penny। डो के जो लिवर और हार्ट यूज़ किए गए ताकि पेनी के शरीर में से जहर को बाहर निकाला जा सके। क्यों? क्योंकि पेनी को किसने काट लिया था? उसके एक रैटल स्नेक ने काट लिया था। थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इसका आंसर भी देखो नीचे आ गया है ना जी। एक सेकेंड जी। वाई डज जोडी वॉन्ट टू ब्रिंग द फोन होम। जोडी फोन को अपने घर क्यों लाना चाहता था। अब आंसर देखिए, द फोन हैज़ बिकम एन ऑर्फन बिकॉज इट्स मदर वॉज किल्ड बाय जोडी। फोन जो था वो अब अनाथ हो गया था। ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ होना, ORPHAN, ऑर्फन मीन्स अनाथ। कह जो फ़ोन था अब वो अनाथ हो गया था क्योंकि उस फ़ोन की मदर को जोडी ने मार दिया था अपने पापा को बचाने के लिए। ही वांट्स टू ब्रिंग द फोन टू रिटर्न द ऑब्लिगेशन बिकॉज ही वॉज द वन हु मेड द फोन एन ऑर्फन। वो क्यों चाहता था उसको अपने घर लाना? क्योंकि उसके मन में एक ऑब्लिगेशन थी। ऑब्लिगेशन मतलब उसके मन में एक जिम्मेवारी बन रही थी कि अगर वो अनाथ ना होता, अगर वो उसकी माँ को ना मारता, तो वो चाहता था कि उस फ़ोन की देखभाल अब वो करे। ठीक है। द फोन हैज़ बिकम एन ऑर्फन बिकॉज इट्स मदर वॉज किल्ड बाय जोडी। ही वांट्स टू ब्रिंग द फोन to return the obligation because he was the one who made the phone an orphan। ओके, अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। Why does Jody know that the phone is a male? How does Jody know that the phone is a male? जोडी को कैसे पता चला कि ये फ़ोन है वो एक मेल है, बल्कि नर है। Jody's father told him that in a male fawn the spots are all in a line and in females they are randomly arranged। तो यहाँ पर उसके पापा ने बताया था जोडी को कि जो मेल फॉन होता है उसके ऊपर जो हिरन जो होता है ना, जो मेल नर हिरन होता है, उसके ऊपर जो स्पॉट्स होते हैं वाइट वाइट, वो एक लाइन में होते हैं, एक जैसे एक सीधी लाइन में बने होंगे। स्पॉट्स सी बिंदियाँ बनी होंगी बड़ी बड़ी, लेकिन वो सारी एक लाइन में होंगी। और जो फीमेल्स होती हैं उनके ऊपर भी बिंदियाँ होती हैं, लेकिन वो रैंडम होती हैं, कभी उबड़ खाबड़ से होती हैं, कोई एक लाइन में नहीं होती। दिस नॉलेज हेल्प्ड हिम रिकॉग्नाइज इट बीइंग अ मेल फोन। इस ज्ञान ने उसकी मदद की ये जानने के लिए कि जो फ़ोन है वो एक नर है। अब पेज नंबर 91 सेकंड पार्ट जो था उसके अंदर भी ये आ गया कॉम्प्रीहेंशन चेक। जोडी डिडंट वांट मिल व्हील विद हिम फॉर 2 रीजंस। व्हाट वर दे। जोडी नहीं चाहता था कि उसके पास मिल का व्हील हो। उसके 2 कारण थे। वो क्या, कौन से कारण थे ये हमने बता दिए हैं, देखो आंसर में। जोडी डिड नॉट वांट मिल व्हील विद हिम फॉर 2 रीजंस। First was that if Fawn was dead, then Jody didn't want Millville.
टू सी द डिसअपॉइंटमेंट ऑन हिज फेस। तो कहते पहला कारण क्या था, इफ़ फॉन वॉज डेड देन जोडी डिडंट वांट मिलवील। कहते अगर फॉन मर गया, वो जो हिरन का बच्चा अगर मर जाता है, तो जोडी मिलवील को अपने पास नहीं रखना चाहता था, क्योंकि वो उसको डिसअपॉइंटमेंट करेगा, उसको हर बार निराश करेगा, उसके चेहरे पर निराशा ही लाएगा। और सेकंड रीज़न क्या था, सेकंड रीज़न, इफ़ द फॉन वॉज अलाइव देन जोडी डू नॉट वांट टू शेयर हिज हैप्पीनेस विद एनीबडी एल्स। कहता अगर वो फॉन जिंदा बच गया, तब वो चाहता था कि वो अपनी जो खुशी है वो किसी और के साथ साझी ना करे, वो अपने खुद ही खुश रहना चाहता था कि ये जो मैंने प्राप्त की है। ठीक है, तो ये जो दो कारण थे बेटे। ये जो जितने भी आंसर्स हैं आपने इनको अपनी कॉपीज़ में सुंदर लिखाई में नोट कर लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, वाई वॉज मिलवील अफ्रेड टू लीव जोडी अलोन। जो मिलवील है वो क्यों घबरा रहा था जोडी को अकेला छोड़ने के लिए, क्यों अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, क्यों घबरा रहा था ये मिलवील। तो मिलवील डिडंट वांट टू लीव जोडी अलोन एज ही वाज अफ्रेड दैट जोडी कुड लूज हिज वे और गेट बिटन बाय अ स्नेक। जो मिलवील था वो जोडी को इसलिए अकेला नहीं छोड़ता था क्योंकि उसको ये डर था, बिकॉज एज ही वाज अफ्रेड, अफ्रेड मतलब उसको डर होना, घबराहट होनी, चिंता होनी। ही वॉज अफ्रेड डैट जोडी कुड लूज हिज वे, क्योंकि जो जोडी है वो अपना रास्ता भटक जाएगा, और गेट बिटन बाय अ स्नेक, या फिर उसको कोई सांप भी काट सकता है, इसलिए मिलविल उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। पेज नंबर 94 के ऊपर भी कुछ प्रश्न हैं, वो कर रहे हैं हम। हाउ डिड जोडी ब्रिंग द फॉन बैक होम। जो जोडी है वो फॉन को घर कैसे लाता है। अब ये देखो थोड़ा बड़ा आंसर है, पहली लाइन से शुरू कर रहा हूँ। जोडी डिड नॉट वांट टू स्केयर द फॉन अवे। जोडी नहीं चाहता था कि फॉन उससे डरकर स्केयर होके भाग जाए। डैट इज़ वाई ही फर्स्ट स्ट्रोक्ड इट्स नेक स्लोली। इसलिए उसने पहली बार उसको उसकी गर्दन को आराम से थपथपाया। एंड देन पुट हिज आर्म्स अराउंड इट। फिर बाद में उसने उसको अपनी दोनों बाजुओं से उसकी गर्दन को जैसे जप्फी डालते हैं ना, वैसे उसने उसको जकड़ लिया। देन ही पिक्ड इट अप एंड कैरिड इट थ्रू द थिक बुशेस। फिर उसने उसको अपनी गोद में उठा लिया, पिक्ड इट अप एंड कैरिड इट थ्रू द थिक बुशेस, और उसको जंगल की जो झाड़ियाँ हैं उनमें से लेके उसको उठा के ही लेके चला। ही ट्राइड टू शील्ड इट्स फेस फ्रॉम द शार्प वाइन्स। वो को लगातार ये चाह रहा था कि झाड़ियों की जो तीखे कांटे हैं वो कहीं उस फॉन के चेहरे पर ना लगें। ही स्टॉप्ड टू रेस्ट ऑन हिज वे होम। और रास्ते में वह आराम करने के लिए भी रुका। ऑन वॉकिंग अ लिटल ही सॉ द फॉन फॉलोइंग हिम। जब वो लेकिन थोड़ी देर ही चला तो उसने क्या देखा कि जो फॉन है अब उसके साथ साथ उसके पीछे पीछे चल रहा है। आफ्टर दिस ही वुड ईदर कैरी द फॉन और पुट इट डाउन सो डैट इट वुड फॉलो हिम बाय इटसेल्फ। कहते इसके बाद उसको पता चल गया, चाहे तो वो उसको अपनी गोद में उठा के लेके चले, चाहे उसको छोड़ दे कि फ़ॉन उसके साथ अपने आप ही आ जाए। तो वो दोनों के साथ ऐसे चलता रहा। When they reached home, जब वो दोनों फ़ॉन और जोडी घर पहुंच गए, इट रिफ्यूज टू क्लाइंब द स्टेयर्स। जो फ़ॉन था उसने पहले कभी सीढ़ियाँ देखी नहीं थी, इसलिए वो सीढ़ियों के ऊपर नहीं चढ़ रहा था। ही देन पिक्ड इट अप एंड टुक इट इनसाइड द हाउस। फिर जोडी ने उसको दोबारा से गोद में उठाया और उसको अपने घर के अंदर ले गया। ठीक है जी, तो आपने इसको ऐसे ही लिख लेना है। सेकंड क्वेश्चन है अगला। जोडी वाज फिल्ड विद इमोशन आफ्टर ही फाउंड द फॉन। जोडी इमोशंस के साथ बहुत ही खुश हो गया जब उसने फ़ॉन को पा लिया, उसने फ़ॉन को ढूंढ लिया। कैन यू फाइंड एट लीस्ट 3 वर्ड्स और फ्रेजेज विच शो हाउ ही फेल्ट। कहते आप इस जो उसका चौथा पार्ट है उसमें से आप कुछ ऐसे
3 शब्दों को या फ्रेजेस को ढूंढ सकते हो जो कि उसकी इमोशंस जो उसने उस समय महसूस की थी, उसने फील की थी, उनके बारे में बताती हूँ। तो ये हमने 3 लिख दी हैं। जोडी वॉज फिल्ड विद इमोशन आफ्टर ही फाउंड द फोन। व्हेन ही स्ट्रोक्ड इट्स नेक द टॉर्च मेड हिम delirious. When he realized that it was his phone now, he was light-headed with his joy. When he finally brought the phone into the house, Penny thought that the boy's eyes were as bright as the phone's. तो जो इन्वर्टेड कॉमास में शब्द लिखे हैं या फ्रेज लिखी हैं वो ये उसकी फीलिंग्स को बता रही हैं। ठीक है। अब जो फ़ोन है, द टच मेड हिम डेलीरियस, फ़ोन को जो उसने टच किया था उसकी गर्दन को, तो जोडी डेलीरियस हो गया। ठीक है, डेलीरियस बहुत खुश हो गया, उसको अच्छा लगा उसको, है ना। अगला है अगली फ्रेज देखो, द लाइट ही वॉज लाइट हेडेड विद हिज जॉय। ठीक है, लाइट हेडेड मतलब उसको जब हम मस्ती में आ गया। ठीक है, और लास्ट लाइन में देखो, द बॉयज़ आईज वर एज ब्राइट एज द फोन्स। तो जब पेनी ने उसको देखा, दोनों को, जोडी को और फ़ोन को, तो उसने क्या देखा कि बॉयज़ की आंखों में भी उतनी ही चमक थी जितनी कि फ़ोन की आंखों में थी। मतलब कि दोनों बहुत ही खुश नज़र आ रहे थे। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड द डियर ड्रिंक मिल्क फ्रॉम द गॉड। तो जो डियर था उसने दूध कैसे पिया। ठीक है, द डियर ड्रैंक द मिल्क फ्रॉम जोडीज हैंड्स। जोडी के हाथ में, जैसे हम दोनों हाथों को जोड़कर जैसे हम प्रसाद लेते हैं ना, है ना, पानी पीते हैं हम टूटी के पास जाके, टैप के पास जाकर, तो वैसे ही उसने अपने दोनों हाथों को जोड़ा और उसके अंदर दूध डाल दिया। द डियर ड्रैंक द मिल्क फ्रॉम जोडीज हैंड्स। व्हेन जोडी गेव मिल्क टू द फॉन इन ए गॉड, इट बटर्ड इट सडनली smelling the milk and not knowing what to do with the milk in the gourd। तो कहते जब उसको गॉड में डाला, उसने कटोरे में डाला, तो उसने उस दूध को सूंघा और उसको पता नहीं चल पाया कि वो दूध को कैसे पिए। It was then that Jody dipped his fingers in the milk and pushed them into the fawn's soft wet mouth so that it would drink the milk। तो क्या किया जोडी ने कहा कि ये इसको पहचान नहीं पा रहा कि ये वही दूध है, तो इसने अपनी फिंगर को दूध के अंदर डाला और उसका जो फिंगर को दूध लग गया, तो उसने फिर वही फिंगर फ़ोन के सॉफ्ट माउथ में भी डाल दी। अब उससे उसको पता लग गया कि यही दूध इस कटोरी में से आया है। तो फ़ोन ने बाद में उसका गोड से दूध पीना शुरू कर दिया। Why didn't the fawn follow Jody up the steps as he had thought it would? कहते जब फ़ोन ने जोडी को स्टेप्स के ऊपर जब चढ़ने की कोशिश की तो उसके क्यों नहीं चढ़ा उसके पीछे। ठीक है। डियर इज़ ए वाइल्ड एनिमल। जो डियर है वो एक जंगली जानवर है। इट इज़ यूज टू अ लाइफ इन द फॉरेस्ट। वो जंगल में ही अपनी ज़िंदगी जीने के अनुसार ढला है। When the fawn reached Jody's home, it did not follow Jody up the steps। जब जो फ़ोन है वो जोडी के घर पहुंचता है, वह जोडी के घर को ऊपर स्टेप्स चढ़ने के लिए नहीं मानता। बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंजनेस ऑफ द हाउस, क्योंकि उसने घर पहले कभी देखा ही नहीं था, ना ही कभी सीढ़ियाँ देखी थी। एंड द स्टेप्स एंड एवरीथिंग, और कुछ भी उसने घर जैसी चीज़ नहीं देखी थी, इसलिए वो ऊपर चढ़ने से मना करा। दिस इज सिमिलर टू इट्स रिएक्शन टू द मिल्क इन द गॉड। ऐसा ही कुछ उसने रिएक्शन किया था, ऐसा ही कुछ उसने किया था जब उसने पहली बार दूध देखा था। इट सिंपली डिड नॉट नो व्हाट टू डू। उसको पता ही नहीं था कि सीढ़ियाँ कैसे चढ़नी हैं। ठीक है। अब ये हमारी लेसन के जो एंड में क्वेश्चंस होते हैं वो आ गए हैं, वर्किंग विद टेक्स्ट। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड पेनी Baxter allowed Jody to go find the fawn and raise it। जो पेनी बैक्स्टर हैं जोडी के पापा, उन्होंने जोडी को क्यों ये अनुमति दी, क्यों अलाउ किया कि आप जाओ और वो जो फ़ोन है
उसको घर ले आओ और उसको पाल पोस कर बड़ा करो। क्यों घर पे रखने की इजाज़त दी उसको? पेनी अलाउड जोडी टू गो फाइंड द फॉन एंड रेज इट बिकॉज इट सीम्ड अनग्रेटफुल टू हिम टू लीव द फॉन टू स्टार्व। पेनी ने भी जोडी को इसलिए इजाज़त दी क्योंकि उसको भी यह लग रहा था कि उसकी माँ के हर्ट और लिवर के कारण ही तो उसकी शरीर में से जहर निकला है ना, तो वो उसके बच्चे को भूखों मरने के लिए क्यों छोड़ दे। फॉन टू स्टार्व, स्टार्व मतलब होता है भूख से मर जाना, ठीक है। ही एग्रीड विद जोडी डैट दे हैड किल्ड द डो फॉर देयर पर्पस एंड द फॉन वाज ऑफर्ड फॉर नो फॉल्ट ऑफ इट्स ओन। उन दोनों ने यह सहमति थी, उन दोनों बाप बेटे के बीच में, कि उन्होंने अपने मकसद के लिए, अपने लाभ के लिए डो को मारा है, फ़ॉन की मदर को मार दिया है। और इसमें फ़ॉन की खुद की कोई गलती नहीं है कि वो अनाथ हो गया है। दे कुड नॉट लेट द फॉन स्टार्व, वो नहीं चाहते थे कि उनके किसी मकसद को पूरा करने के लिए कोई फ़ॉन भूखों मर जाए। दे फेल्ट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स इट, उन्होंने अपनी जिम्मेवारी समझी फ़ॉन के प्रति, ठीक है। इसलिए पेनी ने जोडी को अलाउ कर दिया था कि जाओ तुम फ़ॉन को लेकर आओ और यहाँ पर रेज करो, ठीक है। What did डॉक विल्सन मीन व्हेन ही सेड, डॉक विल्सन का क्या भाव था, क्या मतलब था जब उसने ये कहा था? क्या कहा था उसने? इन्वर्टेड कॉमर्स में क्वेश्चन में देखो, रेड लाइन में, नथिंग इन द वर्ल्ड एवर कम्स क्वाइट फ्री, कुछ भी संसार में कभी भी बिल्कुल फ्री नहीं मिलता है। क्या आप सहमत हो इससे? कमेंट में बताना। आंसर देखिए इसका, पेनी हैड किल्ड द डो टू सेव हिज लाइफ, पेनी ने एक मादा हिरन को अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए मार दिया था। देयरफॉर इन रिगार्ड फॉर व्हाट द डो हैड डन, इट्स फॉन नीडेड टू बी टेकन केयर ऑफ एंड सेव्ड फ्रॉम स्टार्वेशन। इसलिए जो डो के साथ उन्होंने किया, मादा हिरन को मार दिया, उसका जो बच्चा है फॉन, तो उसकी देखभाल करना ताकि वो भूखों ना मर जाए, ये ज़रूरी था कि उसको देखभाल की जाए। इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट अलोन, यह किसी का एहसान ना मानना है ना, किसी का परोपकार किया हुआ ना मानना एक अनग्रेटफुल सा लगता है कि उसके बच्चे को यूं ही छोड़ दिया जाए। दिस वाज व्हाट डॉक विल्सन मेंट व्हेन ही सेड दैट नथिंग इन द वर्ल्ड केम फॉर फ्री, तो यही डॉक विल्सन का मतलब था जब उन्होंने कहा था कि नथिंग इन द वर्ल्ड केम फॉर फ्री, कि संसार में कुछ भी फ्री नहीं मिलता है। उन्होंने उनकी मदर को अपने पर्पस के लिए मार दिया है और फ़ॉन अनाथ कर दिया है, तो अब उनकी ये जिम्मेवारी है कि वो उस फ़ॉन की देखभाल करें, ठीक है, क्योंकि कुछ भी फ्री में नहीं मिलता है। हाउ डिड जोडी लुक आफ्टर द फॉन आफ्टर ही एक्सेप्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डूइंग दिस, जोडी ने फ़ॉन की देखभाल कैसे की जब उसने अपनी जिम्मेवारी मान ली कि हाँ अब उसकी देखभाल मैं ही करूँगा। तो ये उसने जैसे उसको फ़ोन को संभाला पाला, उसके बारे में ये पूरा लिखा हुआ है। पहली लाइन से पढ़ रहा हूँ और समझा जाना आपने। आफ्टर जोडी एक्सेप्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लुकिंग आफ्टर द फ़ोन, जब जोडी ने फ़ोन की देखभाल करने की जिम्मेवारी उठा ली, ही केयर्ड फॉर इट लाइक इट्स ओन मदर वुड, तो उसने फ़ोन की देखभाल ऐसे की जैसे कि फ़ोन की मदर ही उसकी खुद देखभाल करती, उतनी ही केयर की। When he first found it, he reached out one hand and laid it on its soft neck. जब वो पहली बार उससे मिला तो उसने अपना हाथ उसकी गर्दन पे बहुत ही प्यार से रखा। He then put both his arms around its body. फिर बाद में उसने उसको अपनी दोनों बाजुओं से पकड़ लिया। While taking it home, he shielded its face from the sharp vines. जब वो घर जा रहा था उसको उठाकर, तो
फ़ॉन के चेहरे को वो नुकीली झाड़ियों के कांटों से बचा रहा था। ही कैरिड इट इन हिज आर्म्स मोस्ट ऑफ द वे, वो अब पूरे रास्ते उसको अपनी गोद में ही उठाकर लेकर आया। इवन दो ही वॉज टायर्ड, चाहे वो थका भी हुआ था। ऑन रीचिंग होम ही गेव इट द मिल्क डैट वॉज मेंट फॉर हिम, जब वो घर पहुंचा तो जो दूध जोडी के लिए रखा गया था उसने वही दूध उस फॉन को पिला दिया। When he saw that the fawn did not drink the milk kept in the gourd, he fed it with his own hands. लेकिन जब जोडी ने देखा कि जो फॉन है वो कटोरे में रखा हुआ दूध नहीं पी रहा, तब उसने उसको अपने हाथों से दूध पिलाया। Hence, one can say that Jodi carried out his responsibility quite well. इसलिए हम यह कह सकते हैं कि जोडी ने अपनी जिम्मेवारी को बहुत ही अच्छे ढंग से निभाया। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ डज जोडीज मदर रिएक्ट व्हेन शी हियर्स दैट ही इज गोइंग टू ब्रिंग द फॉन होम? व्हाई डज शी रिएक्ट इन दिस वे? तो इस प्रश्न के अंदर दो छोटे छोटे प्रश्न हैं। पहला है इसके अंदर चौथे में कि जब जोडी की मदर को ये पता चला, जब ये उसने सुना कि जोडी जंगल में जाकर उस फॉन को अपने घर लाएगा, तो उनका क्या रिएक्शन था, उन्होंने कैसे उसका प्रतिक्रिया दी। वाई डज शी रिएक्ट इन दिस वे, उन्होंने इस प्रकार क्यों प्रतिक्रिया की। इसका आंसर आ गया है आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से देखिए। When Jodi's mother heard that he was going to bring the fawn home, she was a little surprised and asked Jodi what fawn he was talking about. जब जोडी की मदर को ये सुना कि जोडी जंगल में जाकर फॉन को लेकर आऊँगा, तब उसकी मदर ने बोला, वो बहुत ही हैरान हो गई कि तुम किस फॉन के बारे में बात कर रहे हो, किस हिरन के बच्चे की बात कर रहे हो। He then told her, जोडी ने तब उनको बताया, that it was the fawn whose mother they had killed to save Penny. तो ये वही फॉन है, वही हिरन का बच्चा है जिसकी मदर को उन्होंने अपने पापा की जान बचाने के लिए मार दिया था। She gasped, उन्होंने एक जैसे हम घूट नहीं पड़ते, हम कोई बात करता है हम समझ जाते हैं ना। She gasped and was not too happy with the idea. उन्होंने ये सुना और वो इस आइडिया से कुछ ज़्यादा खुश नहीं थी। She helplessly informed that they had nothing else to feed it and so he would have to sacrifice the milk they gave him for the fawn. कहते उनके पास वो इतने गरीब हैं कि वो एक हिरन के बच्चे को नहीं पाल सकते। तो कहते हमारे पास कुछ है ही नहीं, उसको क्या खिलाएंगे। तो उन्होंने क्या बोला जोडी को कि तुमको जो हम तुम्हें दूध देते हैं डेली एक कटोरा भर के, वो तुम्हें नहीं मिलेगा, वो तुम्हें अपने खाने में से, अपने भोजन में से कुछ भाग, वो दूध जो है वो उस हिरन के बच्चे को देना पड़ेगा। शी रिएक्टेड दिस वे बिकॉज शी वॉज नॉट प्रेजेंट एट द साइट वेयर पेनी हैड बीन बिटन। अब उन्होंने ऐसा रिएक्ट क्यों किया? क्या उसकी माँ निर्दयी थी, जोडी की माँ? नहीं, उनको इस चीज़ का पता नहीं था कि उन्होंने, जोडी और पेनी ने पेनी की जान किस ढंग से बचाई। ठीक है ना। शी हैड नॉट सीन द फॉन एंड देयरफॉर वाज नॉट एज कंसर्न्ड एज पेनी एंड जोडी। तो उसने, जोडी की मदर ने फ़ॉन को नहीं देखा था, इसलिए वो जानती नहीं थी कि जो फ़ॉन है वो कितना छोटा है और वो छोटा सा हिरन का बच्चा अकेला जंगल में माँ के बिना एक अनाथ हो गया है और वो भूख से ही मर जाएगा। बिसाइड्स दे डिड नॉट हैव टू मैनी थिंग्स टू फीड द फॉन इन देयर होम। तो कहते, और इसके साथ क्या था कि उनके घर में कुछ ज़्यादा नहीं था कि वो उस हिरन के बच्चे को खिला पाते और उसको अपने घर में रख पाते। ठीक है जी। एंड शी मे हैव बीन वरीड अबाउट हाउ शी वुड फीड द फॉन। और पेज नंबर 95 आ गया है, वर्किंग विद लैंग्वेज। ठीक है।
तो हमारी ये ग्रामर की एक्सरसाइज होती है बेटे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, तो इसके अंदर डायरेक्ट स्पीच लिखी हुई है, देखो। ठीक है, ये देखो लिखा ना इनडायरेक्ट स्पीच। ये कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, 5 क्वेश्चंस हैं जो कि डायरेक्ट स्पीच में लिखे हैं। हमने इनको इनडायरेक्ट बदलना है। मतलब क्या है इसका, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का? जब हम बच्चे एक दूसरे से बात करते हैं, ठीक है, क्लास में बैठे हैं एक ही बेंच के ऊपर, मान लो आजकल तो कोरोना है तो हम एक बेंच के ऊपर नहीं बैठते, लेकिन जब बात करते हैं हम अपने फ्रेंड से कि मुझे पेंसिल दे दो, या कोई भी डायरेक्ट बात करते हैं, ठीक है, तो वो हो जाती है डायरेक्ट स्पीच। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं किसी और की, जैसे कि आप किसी का कोई मैसेज दे रहे हो, ठीक है, तो हम उस समय इनडायरेक्ट वे किसी और का मैसेज अपने दोस्त को बता रहे होते हैं। एक एग्जांपल दे लेता हूँ। रोहित ने मोहित को कहा, क्या तुम मुझे पेंसिल दोगे? ये तो सीधी बात हो गई, डायरेक्ट स्पीच हो गई। अब इनडायरेक्ट में क्या होगा? अब जो विवेक है वो पूछ रहा है मोहित से, ठीक है, मान लो चौथे बेंच के ऊपर बच्चा बैठा है, नज़दीक नहीं बैठा मोहित के पास, तो रोहित ने पूछना है विवेक के बारे में। विवेक पूछेगा मोहित से, रोहित तुमसे पूछ रहा है कि क्या तुम उसको पेंसिल दे दोगे? ठीक है ना? ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, रोहित के शब्दों को विवेक बता रहा है, इनडायरेक्टली बता रहा है रोहित की बात विवेक मोहित को। तो 3 बंदे बीच में आ गए ना, थर्ड पर्सन के बारे में बात हो रही है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच। बाकी हम यहाँ पे कुछ 5 ये चीज़ें हैं, ये एग्जांपल्स हैं, हम अभी करते हैं, आपको पता लग जाएगा कैसे होगा ये। पहला देखते हैं। पेनी सेड, डू यू रियली वांटेड सन? पेनी ने अपने बेटे को बोला, डू यू रियली वांटेड सन? ठीक है, ये वाला पढ़ रहा हूँ। अब ये देखो, ये इन्वर्टेड कॉमर्स में है। एक सबसे बड़ी पहचान होती है डायरेक्ट स्पीच की कि इसके जो भी फ्रेज़ लिखी होती है उसके अंदर ऐसे इन्वर्टेड कॉमर्स लगे होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए पहला आंसर यहाँ पे आ गया है। पेनी आस्क्ड हिज सन, पेनी ने अपने बेटे से पूछा, इफ़ ही रियली वांटेड इट, क्या तुम ये सच में चाहते हो? तो अब देखो पहले यहाँ पर इस क्वेश्चन में कि यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है पेनी ने अपने बेटे से पूछा है, क्योंकि देखो पीछे प्रश्न चिन्ह है ना, तो ये प्रश्न है। और ये सारा का सारा सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट में लिखा हुआ है, प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, और जैसे ही हम उत्तर देते हैं तो ये किस में चला जाता है? पास्ट में। क्योंकि जब हम किसी को किसी दूसरे बंदे की बात बताते हैं, किसी का मैसेज देते हैं, तो वो किस में चला जाता है? वो पहले बात हो चुकी होती है ना, किसी बंदे ने ऑलरेडी पहले बात वो कह चुका है, हम उसको दोहरा रहे हैं, तो वो पास्ट में ही बताएंगे हम, है ना? तो ये चीज़ देखनी है। ही रियली वांटेड इट, वांटेड मतलब ईडी लग गया तो सेकंड है। पेनी क्वेश्चन मार्क यहाँ पे देखो नहीं है, उस प्रश्न में क्वेश्चन मार्क था, यहाँ पर फुल स्टॉप है। ठीक है ना, लेकिन वो प्रश्न था इसलिए इसके अंदर क्या लगा दिया गया है? आस्क्ड। क्लियर? और क्लियर हो जाएगा जब आगे करेंगे। मिल व्हील सेड, विल ही राइड बैक विद मी? मिल व्हील ने बोला, ठीक है, या पूछा, विल ही राइड बैक विद मी, क्या तुम मेरे साथ वापस चलोगे? मिल व्हील आस्क्ड, यहाँ पे क्वेश्चन था ना, तो यहाँ पे आ गया है आस्क्ड। मिल व्हील आस्क्ड इफ ही वुड राइड बैक विद हिम, क्या तुम मेरे साथ वापस जाओगे? थर्ड क्वेश्चन, ही सेड टू मिल व्हील, उसने मिल व्हील से बोला, डू यू थिंक द फोन इज स्टिल देयर, क्या तुम अभी भी सोचते हो कि फ़ोन अभी वहीं पर होगा? ठीक है, यहाँ पर फिर आ गया ही आस्क्ड मिल व्हील, जहाँ पर भी देखो प्रश्न चिन्ह आ रहा है ना, जहाँ पर भी प्रश्न आ रहा है, पीछे प्रश्न आता है, तो हमने वो सेंटेंस में कहाँ पे शुरू कर देना है? आस्क्ड। सेड खत्म हो जाएगा और आस्क्ड शुरू हो जाएगा, आस्क्ड लिख देना है।
ही आस्क्ड मिलवील इफ़ ही थॉट द फ़ोन वाज स्टिल देयर, क्या तुम अभी भी सोचते हो कि फ़ोन वहीं पर होगा। देखो यहाँ पर भी अगले भी क्वेश्चन है ना, सारी जगह आस्क्ड आस्क्ड आ रहा है ना आस्क्ड।